हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक स्मार्टफोन को रिव्यू करने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि उसको उसके पिछले वर्जन से चेक किया जाए कि कौन सी अपग्रेड्स या डाउनग्रेड्स प्रोवाइड करता है, और दूसरे नंबर पे उस स्मार्टफोन को उसके कंपटीशन में रख के देखा जाए कि कंपटीशन में स्मार्टफोन्स आपको क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और वो वाला स्मार्टफोन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। इस वीडियो में रेडमी का जो लेटेस्ट स्मार्टफोन है बजट रेडमी 13 कौन सी अपग्रेड्स लेके आता है, स्पेशली इसमें डाउनग्रेड्स भी देखने को मिलती हैं जो रेडमी 12 था उससे। और वीडियो के एंड तक आपको इसको कंपटीशन में रख के बहुत अच्छे स्मार्टफोन सजेस्ट करूंगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको ये वाला स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर दूसरे स्मार्टफोन्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब इस स्मार्टफोन की पहली अपग्रेड की बात करते हैं तो इसकी बैटरी और चार्जिंग स्पीड में है। पिछली बार 18 वाट की फास्ट चार्जिंग थी, इस बार 33 वाट की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड की गई है। थोड़ी सी बैटरी भी बढ़ाई गई है, 5030 mAh की बैटरी है। बॉक्स के अंदर ही 33 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। 1 घंटा 10-15 मिनट में ये वाला स्मार्टफोन फुल चार्ज हो जाता है, तो चार्जिंग स्पीड अपग्रेड है। बैटरी भी अच्छी है क्योंकि इस स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है या फिर डिस्प्ले है ज्यादा बैटरी कंज्यूम नहीं करते, जिसकी वजह से बैटरी आपको तकरीबन 7 से 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम प्रोवाइड कर देता है। दूसरा डिपार्टमेंट जो रेडमी 12 और रेडमी 13 दोनों में बिल्कुल सेम प्रोवाइड किया गया है वो डिजाइन और डिस्प्ले है। डिजाइन नो डाउट पीछे से थोड़ा सा कैमरास का सेटअप चेंज है, लेकिन ओवरऑल ग्लास की बैग के साथ आता है जो इसका हाईलाइटिंग फीचर भी है, क्योंकि इस प्राइस पे बाकी सारे स्मार्टफोन्स प्लास्टिक की बैग प्रोवाइड करते हैं। ये वाला ग्लास के साथ आता है और काफी प्रीमियम फील भी देता है। 6.79 इंचेस का एक FHD डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है, IPS LCD डिस्प्ले है और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। इसके कंपटीशन में ज्यादातर स्मार्टफोन्स 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करते हैं, ये बात आपने माइंड में रखनी है। डिस्प्ले पे कोई खास ज्यादा ब्राइटनेस भी नहीं है, 500 निट्स के आसपास ब्राइटनेस लेके आता है। धूप में मैंने इसको देखा है, आपको काफी हद तक मुश्किल होती है स्मार्टफोन की स्क्रीन देखने में, थोड़ा सा साए वाली जगह पे जाके डिस्प्ले को देखना पड़ता है, तब सही से चीजें नजर आती हैं। तो डिस्प्ले की ब्राइटनेस अच्छी नहीं है, इनडोर में आपको मसला नहीं करेगा, और साइड्स की बेजल्स कम हैं, थोड़ी सी चिन देखने को मिल जाती है। ओवरऑल डिस्प्ले जो है अगर आप इंडोर में ज्यादा मोबाइल फोन यूज करते हैं तो ज्यादा मसला नहीं करेगा। 90 हर्ट्ज की वजह से किसी हद तक स्मूथ भी फील होता है, लेकिन बात वही आ जाती है कि जब कंपटीशन 120 हर्ट्ज प्रोवाइड कर रहा है, इन्फिनिक्स हॉट 40 प्रो में है, टेक्नोपोवो 5 प्रो में है, मोटोरोला G54 इस तरह के बहुत सारे स्मार्टफोन्स में मिल जाता है, तो फिर रेडमी ने सिर्फ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट क्यों प्रोवाइड किया है। इस स्मार्टफोन का फिंगरप्रिंट स्कैनर साइड पे है जो कि काफी फास्ट वर्क करता है, और IP53 की रेटिंग भी देखने को मिल जाती है। पानी वगैरह से इसको आपने बचा के रखना है, थोड़ी बहुत बारिश पड़ जाए तो मसला नहीं है, और 205 ग्राम के आसपास इस स्मार्टफोन का वेट है, तो वेट की वजह से काफी हेफ्टी और प्रीमियम फील होता है। उसके बाद कैमरास के डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे अपग्रेड भी है और डाउनग्रेड भी है। पिछली बार रेडमी 12 में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस प्रोवाइड किया गया था, इस बार बैक साइड पे एक ही मेन काम का कैमरा 108 मेगापिक्सल का है। सैमसंग का ISOCELL HM6 सेंसर प्रोवाइड किया गया है, जहां पे 3x इन सेंसर कैमरा जूम की टेक्नोलॉजी भी रेडमी ने प्रोवाइड की है, लेकिन किसी किस्म का अल्ट्रा वाइड लेंस भी नहीं है। ऑल्दो बैक साइड पे मैक्रो कैमरा प्रोवाइड किया गया है, तो मैक्रो शॉट्स आप क्लिक कर सकते हैं। सामने 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। फ्रंट और बैक से मैक्सिमम आप 1080p 30 fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब अल्ट्रा वाइड लेंस प्रोवाइड नहीं किया गया। मेन कैमरा नो डाउट किसी हद तक ठीक ठाक है, डिटेल्स अच्छी देता है, शार्प पिक्चर्स आती हैं, लेकिन डायनेमिक रेंज का मसला मुझे इस रेडमी के स्मार्टफोन में देखने को मिला है। डायनेमिक रेंज को सही तरह से कैप्चर नहीं करता, स्पेशली पोर्ट्रेट फोटोज में इसको पता ही नहीं चलता कि सब्जेक्ट को तो फोकस कर लेता है, लेकिन पीछे क्या हो रहा है, धूप है, बादल है, क्या सीन है, इसको उस चीज़ का आइडिया नहीं होता। तो कैमरा इस प्राइस रेंज के हिसाब से गुजारे लायक ही है, कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपने नहीं रखनी। अगर आप इस प्राइस रेंज पे बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, चाहे फोटोग्राफी के लिए या वीडियोग्राफी के लिए, तो मैंने ऑलरेडी कुछ दिन पहले आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर दी थी, यहाँ पे लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देखने को मिल जाएगा। बजट में बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो 4-5 हज़ार रुपए ऊपर लगा लें, आपको कैमरा के लिए अच्छे स्मार्टफोन्स इस प्राइस में मिल जाएंगे। उसके बाद परफॉर्मेंस की बात करते हैं। MediaTek Helio G91 Ultra का इस स्मार्टफोन में प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है। अब ये वाला G88 की अपग्रेड है, लेकिन नाम से आपने ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि Antutu स्कोर्स में थोड़ा बहुत ही फर्क देखने को मिलता है। Antutu पे इस प्रोसेसर के स्कोर तकरीबन 2,70,80 हज़ार के आसपास आते हैं। 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर बेस्ड है, तो एफिशिएंट भी ज्यादा नहीं है। जैसे MediaTek Helio G99 है तो वो 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर बेस्ड है, काफी एफिशिएंट प्रोसेसर होता है, जो कि इसी प्राइस में इन्फिनिक्स हॉट 40 प्रो आपको प्रोवाइड करता है। उसकी गेमिंग ग्राफिक्स भी काफी अच्छी है, 30-40 FPS पे आपको स्टेबल गेम प्ले देखने को मिलता है। ये वाला स्मार्टफोन टोटली बजट गेमिंग प्रोवाइड करेगा। लो सेटिंग्स पे आप स्मूथ गेम प्ले कर सकते हैं, लेकिन मीडियम सेटिंग्स पे भी थोड़ा बहुत लैग करेगा, और स्पेशली जो बड़ी गेम्स हैं, PUBG हो गई, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गई, Asphalt 9 वगैरह हो गई, तो उन गेम्स का तो ज्यादा सवाल ही नहीं पैदा होता। आप बहुत
कम ही गेमिंग इस स्मार्टफोन पे कर सकते हैं। अब नो डाउट जो MediaTek Helio G88 था उससे थोड़ी बहुत अपग्रेड है, लेकिन प्रोसेसर इतना ज्यादा अपग्रेडेड नहीं है जितना कंपटीशन में बाकी स्मार्टफोन्स आपको प्रोवाइड करते हैं। 8GB 128GB 8GB 256GB वाले दो वेरिएंट आते हैं, मेरे पास 8 128 वाला है। यहाँ पे भी मसला यह है कि eMMC की स्टोरेज प्रोवाइड की गई है, यानी कि कुछ अर्से बाद मोबाइल फोन आपको स्लो फील होने लगेगा। और स्पेशली मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है, इसकी जो एनिमेशंस हैं, ताकि आपको प्रैक्टिकली आइडिया हो सके अगर आप मोबाइल फोन चलाते हैं तो अंदर से चलने में कैसा है। ऐप्स को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, डिफरेंट जो एनिमेशंस हैं, कौन सी कस्टमाइजेशन प्रोवाइड की गई है, सेटिंग्स में कौन से ऑप्शन है, गैलरी में जो एडिट वाले ऑप्शन है, फोटोज को आप कैसे एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपने देख लेनी है, उससे आपको प्रैक्टिकली आइडिया हो जाएगा कि स्मार्टफोन में क्या कुछ है और कितनी स्पीड है। मुझे डेफिनेटली जिटर्स जगह जगह पे नोटिस हुए हैं, मोबाइल फोन किसी हद तक स्लो फील होता है इस प्राइस रेंज के हिसाब से, तो उस चीज को आपने माइंड में रख के चेक कर लेना है। गेमिंग के लिए अगर आप मोबाइल फोन लेना चाहते हैं तो इस प्राइस पे और स्मार्टफोन्स हैं। अब आगे चलकर कंपटीशन की बात करते हैं, क्योंकि इस स्मार्टफोन का मेन मसला ही यही है कि ये अपने कंपटीशन में स्टैंड नहीं कर सकता। 8 128GB है, वो चीज अच्छी है, और उसके अलावा आप SD कार्ड लगा के स्टोरेज को बढ़ा भी सकते हैं। एंड्रॉइड 14 के साथ Xiaomi के HyperOS वर्जन 1 के साथ आता है, जहां पे मुझे लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन स्मार्टफोन की काफी अच्छी लगी है। काफी अच्छे इफेक्ट्स आप लगा सकते हैं। सेटिंग्स की जो ऐप अपग्रेडेड है वो भी देखने में काफी खूबसूरत लगती है। कैमरा की एप्लीकेशन में अपग्रेड्स हैं। तो ओवरऑल Xiaomi का HyperOS पिछले जो MIUI था उससे काफी हद तक अच्छा है। लेकिन आपने एक चीज माइंड में रखनी है कि जैसे ही मोबाइल फोन को ऑन करेंगे बहुत ज्यादा ब्लोटवेयर और बहुत ज्यादा फालतू किस्म की एप्लीकेशंस और गेम्स देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से बाद में आपको मोबाइल फोन्स में बहुत ज्यादा एड्स शो होते हैं और आप परेशान हो जाते हैं। आपने सेटिंग्स में जाके थीम्स में स्पेशली सेटिंग देखने को मिलती है, वहां से शो एड्स, एक्सपीरियंस प्रोग्राम, इस तरह की सारी चीजें ऑफ कर देनी है। ऐप सजेशंस को ऑफ कर देना है ऐप ड्रॉर से, और जितनी भी फालतू की गेम्स आपको शुरू में देखने को मिलती हैं वो सारी चीजें जो भी आप यूज नहीं करते सब कुछ अनइंस्टॉल कर देना है। इसके बाद जी वाला स्मार्टफोन आपको किसी हद तक क्लीन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा और जितने भी गेम्स हैं, ब्लोटवेयर है, वो अनइंस्टॉल हो जाता है, तो ये अच्छी बात है। अब लास्ट पे आ जाता है कि मैं इस स्मार्टफोन को क्यों रिकमेंड नहीं करने लगा। इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है 8 128GB तकरीबन 38,000 के आसपास मार्केट से आपको पाकिस्तानी प्राइस में देखने को मिल जाएगा। जो 8 256GB वाला है वो 40,000 के आसपास होगा। इसको कंपटीशन में 4 से 5 स्मार्टफोन्स हैं। मोटोरोला का G54, टेक्नो पोवा 5 प्रो, इन्फिनिक्स हॉट 40 प्रो और आइटल S23 प्लस। आइटल S23 प्लस की अमेजिंग चीज यह है कि वो कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड करता है। इन्फिनिक्स हॉट 40 प्रो की अच्छी चीज यह है कि वहां पे Helio G99 अल्ट्रा का प्रोसेसर है, 256GB की स्टोरेज है, UFS की स्टोरेज प्रोवाइड की गई है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। टेक्नो पोवा 5 प्रो की बात करते हैं तो उसी के भी यही स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। वहां पे MediaTek Dimensity 6080 का जो चिपसेट है वो इससे काफी अच्छी गेमिंग आपको प्रोवाइड करेगा। वहां पे 68 वाट की काफी फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी प्रोवाइड की गई है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। कैमरास का भी एक्सपीरियंस, टेक्नो के स्मार्टफोन्स के कैमरास मैंने पिछले कुछ समय आपको रिव्यू प्रोवाइड किए हैं, स्पेशली टेक्नो कैमन 30 वगैरह का, तो उनकी कैमरा गेम काफी सॉलिड हो गई है। मेरी नजर में अगर आप इस प्राइस रेंज पे मोबाइल फोन लेना चाहते हैं तो पहली रिकमेंडेशन है कि आपको मोटोरोला G54 मिलता है तो वो परचेस कर लें, क्योंकि वो वाला ऑफलाइन मार्केट में ज्यादातर नहीं होता। तो टेक्नो पोवा 5 प्रो काफी अच्छा स्मार्टफोन है, उस स्मार्टफोन की तरफ आपको जाना चाहिए। नया आया था तो 60,000 को लॉन्च हुआ था, अब 40,000 के आसपास मिल जाता है। और दूसरे नंबर पे अगर आपने परचेस करना है तो इन्फिनिक्स हॉट 40 प्रो की तरफ जा सकते हैं। इस स्मार्टफोन को ट्राई करके अवॉइड करें और कुछ अर्से बाद इसकी प्राइस आपको तकरीबन 30-33,000 के आसपास देखने को मिलेगी, तो उस प्राइस पे किसी हद तक ये वाला बेहतर स्मार्टफोन बन जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है Redmi 13 से रिलेटेड तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।